हेलो एवरीवन। आज हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के प्रीवियस ईयर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे एंड ये क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगे और आपको समझने में मदद करेंगे कि कैसे कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस को टैकल किया जाए। तो चलिए शुरू करते हैं विद द क्वेश्चन नंबर 1। Which of the following is defined as the study of individual units in an economy? इसके ऑप्शंस हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स, बी मैक्रो इकोनॉमिक्स, सी इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी एंड डी नन ऑफ दीज। इसका जो आंसर है वो है माइक्रो इकोनॉमिक्स, बिकॉज जो माइक्रो इकोनॉमिक्स होता है वो इंडिविजुअल यूनिट्स पे डील करता है, जैसे आपके हाउस होल्ड्स, फर्म एंड इंडस्ट्रीज़। और ये एग्जामिन करता है कि जो आपकी हाउस होल्ड हैं या फर्म्स हैं उनका बिहेवियर कैसा है, उनकी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस कैसी है एंड वो कितना इंटरेक्ट कर रहे हैं मार्केट में। तो जो क्वेश्चन नंबर बी है वो है मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स जो डील करता है वो एग्रीगेट में डील करता है, तो ये तो उसका आंसर हो ही नहीं सकता। इसका ऑप्शन है ए माइक्रो इकोनॉमिक्स। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हेन डिड द ग्रेट डिप्रेशन अकर। तो ग्रेट डिप्रेशन जो था वो कब आया था? इसका ऑप्शंस हैं 1929 टू 30, 1934 टू 35, 1938 से 39 एंड लास्ट ऑप्शन है 1941 से 42। तो जो ग्रेट डिप्रेशन है वो आया था 1929 से 30 एंड ये एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक डाउनटर्न था जो स्टार्ट हुआ था इन 1929 एंड ये लास्ट तक रहा था इन 1930s। इसमें बहुत ज़्यादा मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट हो गई थी, फाइनेंशियल इनस्टेबिलिटी रही थी एंड इंडस्ट्रीज़ बहुत ज़्यादा डिक्लाइन हो गई थी। ये हमारी इकोनॉमी में बहुत ही गिरावट लेकर आया था। तो ये जो ऑप्शन है इसका है आंसर 1929 से 30। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज द फेमस बुक ऑफ प्रोफेसर कीन्स पब्लिश्ड। जो प्रोफेसर कीन्स थे उनकी जो बुक थी वो कब पब्लिश हुई थी? तो इसका ऑप्शंस हैं 1930, 1931, 1936 या 1940। राइट आंसर है 1936। जो कीन्स थे उनकी बुक थी जिसका नाम था द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, जो 1936 में पब्लिश करी गई थी। एंड ये जो बुक थी इसकी जो फाउंडेशन थी वो रिलेट करती थी मॉडर्न मैक्रो इकोनॉमिक्स से, जिसका फोकस था एग्रीगेट डिमांड का क्या रोल है इन डिटरमाइनिंग द इकोनॉमिक परफॉर्मेंस ऑफ द इकोनॉमी। तो इसका आंसर है करेक्ट 1936, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न मैक्रो इकोनॉमिक्स। जो मॉडर्न मैक्रो इकोनॉमिक्स है उसके जो फादर हैं वो कौन हैं? ऑप्शन नंबर ए एडम स्मिथ, ऑप्शन नंबर बी जे.एम. कीन्स, सी साइमल्सन या फिर हिक्स, ऑप्शन नंबर डी। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी जे.एम. कीन्स। जे.एम. कीन्स जो थे उनको हम फादर ऑफ मॉडर्न मैक्रो इकोनॉमिक्स कहा जाता है, बिकॉज इनका जो थॉट था या फिर उन्होंने जो थ्योरीज दी थी रिलेटेड टू एग्रीगेट डिमांड एंड द नीड फॉर गवर्नमेंट इंटरवेंशन टू स्टेबलाइज द इकोनॉमीज ड्यूरिंग रिसेशंस। तो जो कीन्स थे उनका बहुत बड़ा हाथ था मैक्रो इकोनॉमिक्स की डिफरेंट थ्योरीज देने में, जैसे कि हमने बहुत सारी थ्योरीज पढ़ी हैं। डिमांड फॉर मनी की थ्योरी हमने पढ़ी है एंड मॉडर्न थ्योरीज भी बहुत सारी पढ़ी हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में। तो कीन्स जो थे उनका बहुत बड़ा रोल था। इसका आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर बी जे.एम. कीन्स। क्वेश्चन नंबर 5, मिस्टर स्कून Question number 5. Mr. Skand wants to study the national income. Which branch of economics will he have to study? Option number A microeconomics, option number B price policy, option number C factory price determination या फिर ऑप्शन नंबर डी मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो जो नेशनल इनकम होता है वो हम पढ़ते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर, बिकॉज़ वो क्या होता है एक एग्रीगेट होता है और मैक्रो इकोनॉमिक्स डील करती है होल इकोनॉमी में, जिसमें इंक्लूड होता है नेशनल इनकम,
एग्रीगेट आउटपुट और ओवरऑल इकोनॉमिक परफॉर्मेंस। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, मैक्रो इकोनॉमिक्स। क्वेश्चन नंबर 6 है, स्टडी ऑफ एग्रीगेट इज नोन एज ब्लैंक। ऑप्शन नंबर ए मैक्रो इकोनॉमिक्स, ऑप्शन नंबर बी माइक्रो इकोनॉमिक्स, ऑप्शन नंबर सी प्राइस थ्योरी, या लास्ट ऑप्शन फैक्ट्री प्राइस डिटर्मिनेशन। तो जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा अभी कि जो मैक्रो इकोनॉमिक्स होती है वो डील करती है एग्रीगेट में, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो फोकस होता है वो एग्रीगेट इंडिकेटर्स के ऊपर होता है, जैसे हमारा जीडीपी, इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, ये इन सबकी रिलेशनशिप्स को एग्जामिन करती है और इनकी डायनामिक्स को पहचानती है। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट इज़ द मेन कॉज ऑफ ऑल इकोनॉमिक प्रॉब्लम। जितनी भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम होती हैं उनका जो मेन कॉज है वो मेन कॉज क्या है। ऑप्शन ए है अबंडेंस, ऑप्शन नंबर बी कन्वीनियंस, ऑप्शन नंबर सी स्कैरसिटी, या फिर ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। सो इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो हम पढ़ते हैं वो इकोनॉमिक्स के अंडर पढ़ते हैं, और उसका जो मेन कॉज होता है वो होता है स्कैरसिटी। स्कैरसिटी बिकॉज़ हमारे पास जो रिसोर्सेज होते हैं वो होते हैं लिमिटेड, बट जो हमारी ह्यूमन वांट्स हैं वो है अनलिमिटेड। तो इनके बीच में जो हमारी वांट्स होती हैं उनके बीच में और जो रिसोर्सेज हैं उनके बीच में रहता है इम्बेलेंस, इसलिए हमें एफिशिएंट एलोकेशन की नीड होती है। तो इसका जो कॉज है इकोनॉमिक प्रॉब्लम का वो मेन कॉज है स्कैरसिटी, बिकॉज आर रिसोर्सेज आर लिमिटेड एंड ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड। क्वेश्चन नंबर 8, select the right option which is used for measuring the national income। जो नेशनल इनकम होती है उसको कैसे हम मेज़र करते हैं उसका राइट ऑप्शन को हमें चूज़ करना है। इसके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर ए इनकम मेथड, ऑप्शन नंबर बी प्रोडक्ट मेथड, ऑप्शन नंबर सी एक्सपेंडिचर मेथड, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो जो नेशनल इनकम होता है उसको हम 3 मेथड से सॉल्व करते हैं। पहला होता है वैल्यू एडेड मेथड, जिसे हम प्रोडक्ट मेथड भी बोलते हैं। सेकंड इज़ इनकम मेथड एंड लास्ट वन इज़ एक्सपेंडिचर मेथड। तो इसमें जो ए बी सी हैं ये तीनों ही करेक्ट हैं, इसीलिए इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 9, which one of the following is not an example of indirect tax? ऑप्शन नंबर ए कस्टम ड्यूटी, ऑप्शन नंबर बी estate ड्यूटी, ऑप्शन नंबर सी सेल्स टैक्स, या फिर ऑप्शन नंबर डी एक्साइज ड्यूटी। सबसे पहले तो इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है। इनडायरेक्ट टैक्स वो होता है जो इनडायरेक्टली हम चीज़ों पर लगाते हैं, जैसे कि हमारा सेल्स टैक्स हो गया या गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स हो गया, ये एक तरीके के इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं। जो हमारा जो ऑप्शन है इसका राइट है वो है ईस्टेट टैक्स। तो ईस्टेट टैक्स जो होता है या फिर ईस्टेट ड्यूटी जो होता है वो एक तरीके का डायरेक्ट टैक्स होता है, एंड ये डायरेक्टली लगता है वेल्थ के ट्रांसफ़र होने पे। जब हम अपनी वेल्थ को ट्रांसफ़र करते हैं तो ये उस पर डायरेक्टली लगाया जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज़ ईस्टेट ड्यूटी। क्वेश्चन नंबर 10, who measured the first national income of India? So the right answer is A. Dadabhai Naorji. Naorji estimated the India's national income in the 19th century and highlight the drain of wealth theory in colonial India. So जो दादाभाई नाओरजी थे उन्होंने जो हमारी नेशनल इनकम थी फर्स्ट उसको कैलकुलेट करा था अंडर द ब्रिटिश रूल, और उन्होंने वेल्थ ड्रेन थ्योरी को बहुत ज़्यादा हाईलाइट करा था उस टाइम पर। सो द करेक्ट आंसर इज़ ए दादाभाई नाओरजी।
Question number 11. The short form of ITR associated with income tax stands for what? तो जो ITR होता है, ITR की फुल फॉर्म होती है इनकम टैक्स रिटर्न। तो इसका आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर ए, इनकम टैक्स रिटर्न। ITR जो होता है एक तरीके का फॉर्म होता है जो हमें पे करना होता है टैक्स डिपार्टमेंट को, दैट शोज द डिटेल्स और इनकम डिटेल्स एंड taxes paid and refundable. So the correct option is option number A, income tax return. Question number 12. GDP is addition with NFIA equals to blank. जब GDP को हम NFIA से प्लस करेंगे तो हमारा किसके इक्वल हो जाएगा? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो होना चाहिए GNP, बिकॉज जब हम डोमेस्टिक के साथ NFIA को प्लस करते हैं तो नेशनल हो जाता है। तो अगर हम GDP के साथ ऐड करेंगे NFIA तो उसका इक्वल जो आएगा वो आएगा GNP, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। क्वेश्चन नंबर 13. ऑन व्हाट बेसिस इज़ द नेशनल इनकम ऑफ इंडिया कैलकुलेटेड? जो इंडिया की नेशनल इनकम होती है वो किस बेसिस पे कैलकुलेट की जाती है? ऑप्शन नंबर ए WTO रेट, ऑप्शन नंबर बी मार्केट कॉस्ट, ऑप्शन नंबर सी फिक्स्ड कॉस्ट या फिर लास्ट फैक्टर कॉस्ट। तो जो नेशनल इनकम होती है दैट इज़ NNP-FC, और जो उसमें FC होता है वो रिप्रेजेंट करता है आपका फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट जो होता है दैट मेजर्स द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज by excluding taxes and including subsidies that representing the producer's perspective. That means कि जो आपका फैक्टर कॉस्ट होता है उसमें जो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं वो इंक्लूड रहता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, फैक्टर कॉस्ट। क्वेश्चन नंबर 14. इंडियन रुपी क्या होता है? ऑप्शन है टोकन मनी, स्टैंडर्ड मनी, स्टैंडर्ड टोकन मनी या फिर नन ऑफ दीज। तो इसका जो आंसर है वो करेक्ट आंसर है सी, स्टैंडर्ड टोकन मनी, बिकॉज स्टैंडर्ड टोकन मनी हैज़ इंट्रिंसिक वैल्यू लेस देन इट्स फेस वैल्यू बट इट इज़ लीगली एक्सेप्टेड फॉर ट्रांजेक्शन्स। जो स्टैंडर्ड टोकन मनी होता है उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू कम होती है उसके फेस वैल्यू से, बट इट इज़ लीगली एक्सेप्टेड फॉर ट्रांजेक्शन्स। वो ट्रांजेक्शन के लिए फिर भी यूज़ करा जाता है। सो द करेक्ट आंसर इज सी, स्टैंडर्ड टोकन मनी। क्वेश्चन नंबर 15. क्वेश्चन नंबर 15. measure of supply of money in India is option number 1 M1, B M1 and M2, C M1 M2 M3 या फिर D M1 M2 M3 M4। सो जो इंडिया की मनी सप्लाई है या फिर जो मनी सप्लाई है उसको हम मेज़र करते हैं 4 मेज़र्स में, जो है M1 M2 M3 एंड M4। M1 एंड M2 जो है वो नैरोवेस्ट मेज़र हैं एंड M3 एंड M4 जो कंसीडर करे जाते हैं वो करे जाते हैं ब्रॉडेस्ट मेज़र। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, M1 M2 M3 एंड M4। नेक्स्ट क्वेश्चन. कंपोनेंट्स ऑफ हाई पावर्ड मनी आर. जो हाई पावर्ड मनी होता है वो किस किस चीज़ को अपने अंदर इंक्लूड करता है या फिर उसके क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं? तो इसके जो कंपोनेंट्स होते हैं वो होते हैं, फर्स्ट इज़ करेंसी, सेकंड इज़ रिज़र्व रेशियो या फिर रिज़र्व रिक्वायर्ड हम जिसे बोलते हैं, एंड लास्ट वन इज़ एक्सेस रिज़र्व जिसे हम ER बोलते हैं, हेल्ड बाय बैंक। तो CRR और ER तीनों को जब हम प्लस करेंगे तो उसे मिलाकर हमारा हाई पावर्ड मनी होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज़ A, C प्लस RR प्लस ER। नेक्स्ट क्वेश्चन. एग्जिम बैंक वॉज इस्टेब्लिश्ड फॉर. एग्जिम बैंक जो है वो कब इस्टेब्लिश्ड की गई थी? तो फर्स्ट है इसका ऑप्शन 1 जुलाई 1982, 1 जन 1982, 1 अप्रैल 1985 या फिर डी नन ऑफ दीज। इसका राइट आंसर है 1 जन 1982। एग्जिम जो बैंक थी उसको हम एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक बोलते हैं, दैट प्रमोट्स द इंटरनेशनल ट्रेड
एंड सपोर्ट द एक्सपोर्टर्स या फिर इम्पोर्टर्स फाइनेंशियली। सो द करेक्ट आंसर इज बी, 1 Jan 1982। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिजर्व बैंक स्टार्टेड फंक्शनिंग फ्रॉम, जो रिजर्व बैंक है हमारी उसने कब से अपनी फंक्शनिंग को स्टार्ट करा था? इसके ऑप्शन है 1 अप्रैल 1935, 1 अप्रैल 1936, 1 अप्रैल 1937 या नन ऑफ दीज। तो जो रिजर्व बैंक थी उसने अपनी फंक्शनिंग जो स्टार्ट करी थी वो करी थी 1 अप्रैल 1935 से, and Reserve Bank is begun its operation in 1935 as an India central bank managing the monetary policies and the banking system। जो monetary policies होता है वो उसको मैनेज करके चलता है रिजर्व बैंक। सो द करेक्ट आंसर इज 1 अप्रैल 1935। क्वेश्चन नंबर 19, 1 रुपी नोट इज़ इश्यूड बाय, जो 1 रुपी नोट होता है वो कौन इशू करता है? फर्स्ट है गवर्नमेंट, बी रिजर्व बैंक, सी बोथ या फिर डी नन। जो 1 रुपी नोट होता है वो हमारी जो गवर्नमेंट होती है वो इशू करती है, वाइल द अदर करेंसी नोट्स आर इशूड बाय आरबीआई। ओनली द 1 रुपी नोट इज इशूड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, जिसे हम गवर्नमेंट बोलते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज ए, गवर्नमेंट। क्वेश्चन नंबर 20, इन विच ईयर नेशनलाइजेशन ऑफ 14 बैंक्स वॉज मेड, जो नेशनलाइजेशन हुआ था 14 बैंक्स का वो कब हुआ था? ऑप्शंस है 1959, 1969, 1980 या फिर 1981। सो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज़ 1969। द गवर्नमेंट नेशनलाइज्ड देयर मेजर बैंक्स इन 1969 to improve the financial inclusion and economic development। Question number 21, नाबार्ड वॉज established in, जो नाबार्ड है वो कब इस्टेब्लिश हुआ, उसका ईयर जो है ऑप्शंस दे रखे हैं 1975, 1982, 1991 या फिर 1999। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 1982। नाबार्ड जो है वो उसका जो फुल फॉर्म है वो है द नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, and the focus of NABARD is on financing the rural and agricultural development। ये जो रूरल एरियाज़ होता है उसकी जो एग्रीकल्चर होता है उसको डेवलप करने के लिए इस बैंक को बनाया गया था। इसका जो फोकस है वो रूरल एरियाज़ को फाइनेंस करने का है, उनमें एग्रीकल्चरल इम्प्रूव करने के लिए है। क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट डज़ द टर्म मार्जिनल इन इकोनॉमिक्स मीन? जो इकोनॉमिक्स है उसमें हम मार्जिनल वर्ड बहुत पढ़ते हैं। मार्जिनल यूटिलिटी होता है, मार्जिनल कॉस्ट होता है, मार्जिनल रेवेन्यू होता है। तो व्हाट इज़ द मार्जिनल मीन? मार्जिनल का जो मतलब होता है उसका मतलब होता है एडिशनल। In economics, marginal refers to the additional cost, benefit or utility of consuming or producing one more unit। तो मार्जिनल का सीधा सा मतलब होता है आपका एडिशन, वन मोर से आप समझ जाइए मार्जिनल को बोलते हैं वन मोर, दैट इज़ एडिशनल। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, एडिशनल। क्वेश्चन नंबर 23, यूटिलिटी इज जनरली रिलेटेड टू। यूटिलिटी माइक्रो इकोनॉमिक्स में बहुत ज़्यादा पढ़ने वाला कंसेप्ट है, दैट इज़ यूटिलिटी। एंड यूटिलिटी का सीधा सा मतलब होता है सेटिस्फेक्शन और बेनिफिट जो मिलता है हमें आफ्टर कंज्यूमिंग एनी गुड्स एंड सर्विसेज, उसको हम यूटिलिटी बोलते हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा दैट इज़ ए, सेटिस्फेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, इंडस्ट्रियल सिकनेस कंट्रीब्यूट्स टू ब्लैंक कॉस्ट इकोनॉमी। इस क्वेश्चन को समझने के लिए पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इंडस्ट्रियल सिकनेस क्या होती है। तो इंडस्ट्रियल सिकनेस इज़ अ टर्म दैट इज़ यूज्ड टू डिस्क्राइब एनी इंडस्ट्रियल यूनिट that which have a poor health or financial condition and which make it unable to operate effectively and sustainably। इसका अगर हम सिंपल सा मतलब समझें तो इंडस्ट्रियल सिकनेस एक टर्म है जो ये डिस्क्राइब करता है कि कोई भी इंडस्ट्रियल यूनिट कितनी
ख़राब तरीके से काम कर रही है या फिर उसका जो फाइनेंशियल कंडीशन है बहुत ही ख़राब चल रहा है, जिसकी वजह से वो इफ़ेक्टिवली वर्क नहीं कर पा रही है। तो अगर इंडस्ट्रियल सिकनेस होगी तो क्या होगा, वो हमारी जो इकोनॉमी है उसमें कैसे कंट्रीब्यूट करेगी। तो इसका जो आंसर है वो है हाई कॉस्ट इकोनॉमी। बिकॉज इंडस्ट्रियल सिकनेस जब होगी तब इनएफिशिएंसी होगी, अनएम्प्लॉयमेंट होगा एंड हमारे जो फाइनेंशियल लॉसेस हैं वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएंगे, जिससे क्या होगा, हमारी जो इकोनॉमिक कॉस्ट होती है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, हाई। क्वेश्चन नंबर 25, इंडस्ट्रियल सिकनेस कॉन्कर्स। जो इंडस्ट्रियल सिकनेस होती है वो किससे रिलेट करती है। इसका ऑप्शंस हैं गवर्नमेंट, नेक्स्ट एम्प्लॉयज़, सी बैंकर्स एंड डी ऑल ऑफ द अबव। इसका जो आंसर आया है वो है ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज। बिकॉज इंडस्ट्रियल सिकनेस जो होती है वो अफेक्ट करती है गवर्नमेंट्स को इन देयर पॉलिसी इंटरवेंशंस, और एम्प्लॉयज़ को इन देयर जॉब सिक्योरिटी, एंड डायरेक्टली अफेक्ट भी करती है बैंकर्स को, जिसको हम बोल सकते हैं उनके लोन रिकवरीज में बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है।